बच्चों, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस क्लास में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में प्री मेंस इंटरव्यू के संपूर्ण गाइडेंस के साथ हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश विधायिका की शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की शुरुआत की थी। उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संबंध में हम देखते हैं कि प्री और मेंस दोनों तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इंटरव्यू में यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा गया है। इंटरव्यू में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कौन कौन से कहाँ से चुने जाते हैं। ये सब ढेर सारे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे गए, प्रीलिम्स में भी यहाँ से पूछे गए हैं। मेंस में भी प्रश्न यहाँ उस रूप में नहीं पूछा गया है। हाँ, विधान परिषद और विधान सभा की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करके पूछा गया है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक देखेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात करें, हालांकि ये शक्तियां सभी के लिए है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे किसी की हो, हम लोग इसको संविधान की क्लास में अपने देख चुके हैं। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की शक्तियों की बात करें, हम लोग आज इस क्लास में ये पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की शक्तियां कितनी हैं, क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के पास एक विधायी शक्ति है, आप जानते हैं विधायी शक्ति है। लेकिन ये विधायी शक्ति क्या होती है? विधायी शक्ति ये विधानसभा की अपेक्षा सीमित होती है, कम होती है। कोई भी विधेयक कुछ रूपों में तो बराबर शक्ति है। कोई भी विधेयक होता है, साधारण जो विधेयक होगा तो साधारण विधेयक जैसे विधानसभा में पेश होता है वैसे यहां पर भी पेश होगा। सामान्य विधेयक होता है जो साधारण विधेयक होता है, ठीक है, पेश होता है। अब पेश होगा तो विधानसभा क्या कर सकती है? उसे पारित कर सकती है, उसे पारित कर देगी या फिर उसको रोक लेगी। रोक लेगी। अब देखिए यहां पर अगर रोक लेती है, हमने आपको पढ़ाया है जब आपको विधानसभा विधान परिषद पढ़ा रहे थे, तो विधान परिषद की शक्ति जो होती है वो सीमित होती है। जैसे लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। यहां एक क्या है, 3 महीने तक रोक सकती है, 2 बार रोकती है। जैसे पहली बार में क्या किया, उसने 3 महीने के लिए रोक लिया, ठीक है। अब वो विधेयक वापस भेज दिया। याद कीजिए, हमने आपको संविधान की क्लास में इसको पढ़ाया था। इसको वापस भेज दिया 3 महीने तक, ठीक है। मान लिया 3 महीने तक पारित नहीं किया, ये विधेयक अगर चला गया कहां, तो विधानसभा के पास। विधानसभा क्या करेगी, फिर से इस विधेयक को पारित करके भेजेगी। दूसरी बार जब आएगा तो ये केवल 1 महीने तक ही रोक सकती है। दोबारा अगर आता तो केवल 1 महीने तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अगर 1 महीने तक रोकी तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप पारित हो जाएगा। तो आप सोचिए क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है। लेकिन फायदा इसका यह है, इससे जनमत जागरूक हो जाता है। मान लिया सरकार अगर विधानसभा अगर जो है वो करना चाहती है, जैसे सत्ता पक्ष हो सकता है इसका विधान परिषद में बहुमत ना हो, तो विधान परिषद क्या कर देती है, इसको रोक देती है, अड़ंगे डाल देती है। कुछ ऐसा कार्य सरकार करना चाह रही, कुछ ऐसे कानून बनाना चाह रही जिस कानून से जो है लोगों को नुकसान हो सकता है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो विपक्ष क्या कर सकता है, यहां से उसको रोक लेता है। तो 4 महीने कुल मिलाकर के अधिकतम अगर पूछा जाए, तो अगर आपसे प्रश्न आए कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है, तो अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। 3 महीना पहली बार और दूसरी बार 1 महीने के लिए रोक सकती है, या फिर इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, वापस भेज सकती है बिना पारित किए हुए। तो ये स्थिति होती है। पारित कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और रोक लिया तो अधिकतम 6 माह, अधिकतम 4 माह तक के लिए, 3 माह प्लस 1 माह के लिए। और अगर पुनर्विचार के लिए भेजा तो ये वापस चला गया। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये है उसकी साधारण विधेयक पर इसकी शक्ति है। इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कार्यकारी शक्ति भी इसकी क्या है, सीमित है। कार्यकारी शक्ति में अगर आप कार्यकारी शक्ति की बात करें तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों कहां पेश होता है,
विधानसभा में पेश होता है, विधान परिषद में नहीं पेश हो पाता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रस्ताव पेश होते हैं साधारण प्रस्ताव के केवल पेश होते हैं। ठीक है, अब विधान परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश किया जा सकता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव भी सरकार इसमें नहीं पेश कर सकती है, विश्वास प्रस्ताव भी नहीं पेश किया जा सकता है। इसमें आपका कटौती प्रस्ताव भी नहीं पेश किया जा सकता है, भी नहीं पेश किया जा सकता। ये सारे प्रस्ताव नहीं पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ये है प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सब इसमें चलता रहता है। सामान्य प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, ये सब चलता रहता है, लेकिन ये सारे प्रस्ताव इसमें पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो कार्यकारी शक्ति भी इसकी क्या है, सीमित हो गई। ठीक है, वित्तीय शक्ति तो आप जानते ही हैं सीमित होती ही है। वित्तीय शक्ति क्या है कि कोई भी विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो उसे अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, नहीं सॉरी 6 महीने के 14 दिन तक रोक सकती है। अधिकतम जो केवल 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद इसे क्या करना होगा, वो मान लिया जाएगा कि वो पारित हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ना आप इसमें धन विधेयक पेश कर सकते हैं, पेश भी नहीं करेंगे, वित्त विधेयक नहीं पेश कर सकते हैं, तो ऐसे कोई विधेयक आप इसमें पेश भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक हो गया, यहां पर भी इसको सीमित शक्ति प्राप्त है, वित्त विधेयक पर भी इसको सीमित शक्ति प्राप्त है। इस पर भी इसको सीमित शक्ति प्राप्त है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक सब क्या है, इसको सीमित शक्ति प्राप्त है। अब इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल 14 दिन तक इसको रोक सकती है, बस पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, हाँ केवल इस पर चर्चा हो सकती है, केवल चर्चा कर सकते हैं। तो यहां पर भी विधान परिषद की शक्ति क्या हो गई, सीमित शक्ति हो गई। अब देखिए, आप जानते हैं कि एक होता है संविधान संशोधन विधेयक होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, जब कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जब राज्य सूची के विषय से जुड़ा होता है, तभी वो राज्यों के पास भेजा जाता है। इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, तो 3 तरीके से विधेयक होता है, वो होता है संविधान संशोधन होता है, साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, अति विशेष बहुमत से होता है। और संविधान संशोधन विधेयक केवल कहाँ लाया जा सकता है, केवल संसद में लाया जा सकता है। तो जब कोई भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, तो और वो राज्य सूची के विषय से जुड़ा होता है, तब उसे संसद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करते हुए राज्यों की विधानसभाओं के पास भेज दिया जाता है। तो वो केवल विधानसभा में ही पारित हो जाता है, विधान परिषद से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसकी ये शक्ति भी क्या है, नहीं है इसकी कोई शक्ति। संविधान संशोधन की भी कोई शक्ति नहीं है इसके पास। हाँ, एक शक्ति थोड़ी सी हो सकती है चुनाव की, वो भी चुनाव की ज्यादा शक्ति नहीं, केवल वो अपने सदस्यों का ही चुनाव कर सकते हैं। केवल ये सभापति और उपसभापति का ही चुनाव करते हैं, बाकी कोई चुनाव भी नहीं भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, केवल विधानसभाएं भाग लेती हैं, विधान परिषद उसमें भाग नहीं लेती हैं। तो वहां पर भी इसकी शक्तियां क्या हो गई, सीमित हो जाती हैं। ठीक है, वहां पर भी इसकी शक्ति सीमित हो गई, चुनाव में भी। तो इस तरीके से विधान परिषद क्या बन जाती है, केवल एक ऐसा सदन बन जाती है जो क्या है, जो केवल सुख सुविधाओं को देखती है अपने सदस्यों के लिए, बाकी कोई ऐसी विशेष स्थिति उसे प्राप्त नहीं हो पाती है। ये है आपका उत्तर प्रदेश की विधान परिषद। इसलिए कई बार कहा जाता है कि विधान परिषदें क्या हो गई हैं, विधान परिषदें राज्यों पर अतिरिक्त भार का कारण बन जाती हैं, क्योंकि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जब इनको कोई ऐसी शक्ति मिली ही नहीं है, तो इसको समाप्त कर देना चाहिए।
क्योंकि इन सदस्यों को भी विधायक निधि का पूरा पैसा आवंटित किया जाता है, इनको वेतन भत्ते और पेंशन दे दी जाती है। तो क्या होता है, राज्य के ऊपर एक्स्ट्रा व्यय का भार पड़ जाता है। तो इसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो उतना खर्चा बच जाएगा। ये तो होगा, जब इनको रखने का कोई औचित्य ही नहीं है तो इनको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं किया गया है। और इस समय कुल कितने राज्यों में, इस समय कुल, भूल गए, हाँ, इस समय कुल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषदें कार्यरत हैं। उसमें में से एक आपका उत्तर प्रदेश भी है। ठीक, तो बना लीजिए। बना लीजिए, फोटो खींच लो तो फिर मिटा दें इसको। थोड़ा सा लिखाएंगे इसमें। चलो लिखें। लिखिए, हो गया है, इतना बना लिए। इसको लिखाने की जरूरत तो है नहीं, सब पढ़ाए हैं पहले से ही, तो जानते ही हैं। बस केवल आपको मेंस में भी आपको इसी तरीके से बना करके बढ़िया से और वो कर देना है, लिख देना है। चलिए लिखिए, थोड़ा सा मूल्यांकन करके लिखाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद एक अस्थायी और उच्च सदन तो है। विधान परिषद एक अस्थायी और उच्च सदन तो है, किंतु फिर भी इसे विधानसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। हेलो, सदन तो है किंतु फिर भी इसे विधानसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। और इसी सीमित शक्ति के कारण कई बार इसके समाप्त किए जाने, इसी सीमित शक्ति के कारण कई बार इसे समाप्त किए जाने की भी मांग निरंतर होती रहती है, किए जाने की मांग निरंतर होती रहती है। यहां तक कि कई आवश्यक विधेयकों पर विधान परिषद उसे पारित करने में भी विलंब पैदा कर देती है। उसे पारित करने में विलंब पैदा कर देती है और तब इसे एक विलंबकारी सदन की संज्ञा दी जाती है। और तब इसे एक विलंबकारी सदन की संज्ञा दी जाती है। एक विलंबकारी सदन की संज्ञा दी जाती है। विलंबकारी सदन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है,
समानतः, पैराग्राफ बदल दो, समानतः विधान परिषद का गठन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। और इसके अनेक सदस्यों को मंत्री व मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ प्रथम कार्यकाल के दौरान विधान परिषद के ही सदस्य थे। विधान परिषद के ही सदस्य थे प्रथम कार्यकाल के दौरान विधान परिषद के ही सदस्य थे। ठीक है ना? क्यों भाई, समझ में आया? तो क्या होता है कि जब विधानसभा के सदस्य नहीं है, या मान लिया हार गए, जैसे भी आपने देखा कि ममता बनर्जी वहां से हार गई, तो उन्होंने आनंद फानन में क्या किया, नहीं आनंद फानन में क्या किया कि विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित करके भेज दिया। हाँ, कि नहीं होगा कहीं से, तो मान लिया फिर हार जाए तो क्या करोगे, इसलिए विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे। विधान परिषद से सदस्य बनना आसान होता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है और तुरंत ये सदस्यता ले लेते हैं लोग। योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोपे गए थे, थोपा ही कहा जाएगा, तो जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोपे गए थे तो वो किसी भी सदन के, वो संसद सदस्य थे। फिर उन्होंने क्या किया, संसद सदस्य से त्यागपत्र दिया, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 6 महीने के कार्यकाल के 6 महीने के अंदर इनको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी चाहिए थी, तो नहीं लिए विधायक की, विधानसभा की, तो फिर विधान परिषद के सदस्य हो गए, क्योंकि इसकी सीट तो कभी ना कभी कोई ना कोई खाली चलती ही रहती है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय शिक्षकों का चुनाव चल रहा है, तो कभी ना कभी इसकी सीटें खाली चलती रहती हैं, तो उसके तुरंत जो है सदस्यता उन्होंने विधान परिषद के ले ली। पूरा 5 साल का जो कार्यकाल था वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में सीएम रहकर कार्य किए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। हाँ, इस बार विधानसभा के सदस्य हैं। हाँ, डिप्टी सीएम जैसे, हाँ वर्तमान में डिप्टी सीएम साहब हमारे हैं, तो वो हार गए हैं, विधानसभा चुनाव हार गए हैं। हाँ, तो इस समय विधान परिषद के सदस्य होते हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता रहता है। और यही लिए मांग चलती है कि विधान परिषद को समाप्त ही क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि अनावश्यक बोझ बना देता है राज्यों के ऊपर। राज्य तो वैसे भी इनके पास पैसे नहीं होते हैं और दूसरे इनके ऊपर ये बोझ भी बन जाता है, तो इसलिए इसको समाप्त किए जाने की बात अक्सर होती रही है। ठीक है, क्लियर? पैराग्राफ बदलिए। तो इतना होने के बावजूद भी निष्कर्ष में आप क्या देखेंगे कि नहीं होना चाहिए, समर्थन आप करेंगे होना चाहिए, होना चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि है ना, है, लेकिन उनको मर्यादित तरीके से अपनी शक्तियों का व्यापक प्रयोग करें, मर्यादित तरीके से कार्य करें, तो ऐसे सदन हो करके क्या कर सकते हैं, राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रतिनिधिमूलक बढ़ जाता है। अब छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला वहां कोई नहीं है, तो कौन है? शिक्षक, स्नातक, जो वहां विधायक एमएलसी हो गए, वह कर सकते हैं वहां पर। नगरीय निकाय और पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सदस्य अगर नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, विधान परिषद से जो जीत करके गए हैं वो लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा।
ठीक है, चलिए क्या लिखिए, हाँ ये होगा, सेंटेंस पूरा हो गया ना। लिखो, पैराग्राफ बदलिए, लिखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि विधान परिषद की शक्तियां भले ही सीमित हैं किंतु यह निष्क्रिय संस्था नहीं है। विधान परिषद की शक्तियां भले ही सीमित हैं किंतु यह निष्क्रिय संस्था नहीं है और समय समय पर विधान परिषद की कार्यवाही विधान परिषद की कार्यवाहियां छोड़ दो उसके बाद समय समय पर विधान परिषद की कार्यवाहियां, सेंटेंस गड़बड़ हो गया ना, विधान परिषद की कार्यवाहियां इसके सक्रियता के सूचक के रूप में देखी जाती हैं। सक्रियता के सूचक के रूप में देखी जाती हैं जब सूचक के रूप में देखी जाती हैं जब विधेयकों पर अपनी अनुमति रोककर आम जनता को या जनमत को जागरूक कर देती है। अनुमति रोककर जनमत को जागरूक कर देती है, जनमत को जागरूक कर देती है। अतः केंद्र संघीय संसद के समान राज्यों में भी द्विसदनीय विधानमंडल होना ही चाहिए। राज्यों में भी द्विसदनीय विधानमंडल होना ही चाहिए। विधानमंडल होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमारे ख्याल से इसमें सब हो गया। बाकी तुमने तो लिखा ही दिया था, क्यों? फिर डाल दीजिए विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर?